ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये हम 4 पीढ़ियों से कर रहे हैं। मैं जब 5 वर्ष का था तभी से मेरी गुरुकुलीय शिक्षा आरंभ हो गई थी और विद्यार्थी जीवन से ही हमारे रगों में चूँकि हमारे पूर्वजों का रक्त था, तो हमें जो संस्कृति विरासत में मिली, उस संस्कृति के बढ़ते बढ़ते आयु हमारी, हम कब उपदेशक हो गए हमें पता नहीं लगा। वस्तुतः फिर भी हमने इस कार्य को 1992 से विधिवत शुरू किया। और आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी ने जो काम किया था, उससे आपको प्रेरणा कैसे मिली? महर्षि दयानंद के मेरे घर में 16 चित्र लगे, तो मैं अपने पिता से पूछता था, पिताजी ये कौन है? तो उन्होंने मुझे दयानंद का परिचय कराया और बाद में मैंने ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश मैंने जब ग्रंथ पढ़ा तो मैं सच में ऋषि को जान पाया कि वो ऋषि वास्तव में एक दिव्य आत्मा थी जो सारी मनुष्य जाति को प्रेरणा देने के लिए आई, सारी मानव जाति का उद्धार करने के लिए आई। और बस मैंने उनको मनी मन अपना गुरु मान लिया और बस आज भी मैं उनके अनुयायी बन करके उनके कार्यों को कर रहा हूँ। और मुख्य कार्य है प्रणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाना है, यही मेरा लक्ष्य है। देश की एकता और अखंडता के लिए आर्य समाज जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि आर्य समाज ना किसी को हिंदू बनाता है, ना ईसाई, ना सिख और ना मुसलमान। आर्य समाज ही एकमात्र विश्व के आंगन में वो संस्था है जो प्रत्येक मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। मत से, मजहब से, जाति से, संप्रदायों से, इन सारी दीवारों से, एक सारे पिंजरों से मुक्त करके उस पंक्षी को एक उन्मुक्त एक संसार देना चाहती है। आज़ादी के पहले बहुत गुरुकुल थे पूरे भारत में, बल्कि वर्ल्ड में, विदेशों में भी थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान के तक्षशिला में भी थे, जहाँ पर चाणक्य जी ने शिक्षा दिया था। आज गुरुकुलों की स्थिति क्यों नगण्य हो गई? इसमें 2 कारण रहे। एक तो हमारे उन तमाम समाज से जुड़े हुए लोगों का इस गुरुकुल प्रणाली और गुरुकुल शिक्षा के प्रति उपेक्षा भाव, और सरकार का भी इस गुरुकुल शिक्षा के प्रति उपेक्षा भाव। इसलिए हम इस उपेक्षा के चलते जो अपनी सामर्थ्य से जहाँ खड़े होकर के गुरुकुल का कार्य कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, पर हमें समाज का और सरकार दोनों का ही सहयोग जो अभीष्ट है वो नहीं मिल रहा। चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाने वाले आचार्य चाणक्य जी जैसा विद्वान क्या आज पैदा नहीं हो सकता? निश्चित हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसके लिए एक मन बनाने की आवश्यकता है और पुनः गुरुकुल शिक्षा को विस्तार देने की आवश्यकता है। सरकार अगर एक बार इस तरफ ध्यान दे ले और वैदिक यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दे और पूरे जो शिक्षा तंत्र है, अभी भी मैकाले की शिक्षा ही हमारे बच्चों को दी जा रही है, अगर हम अपने पाठ्यक्रम में वैदिक शिक्षा को लिया तो निश्चित रूप से वो चाणक्य फिर से पैदा हो सकते हैं और भी नाना प्रकार के हम धन्वंतरी एक बार फिर से पैदा कर सकते हैं, चरक पैदा कर सकते हैं, हम एक बार फिर से खगोलविद पैदा कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। अफगानिस्तान में बनी तालिबान की सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। व्यक्ति से यदि समाधान हिंसा के द्वारा निकलता है या वो हिंसा को समाधान का हिस्सा मानता है तो वो गलत करता है। तालिबान हिंसा छोड़ दें तो तालिबान की बहुत सारी बातें भी अच्छी हैं और वैदिक। हिंदुस्तान में गजवाए हिंद चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होता है कि सारे देश को या पूरी धरती को ही हम इस्लामी करण उसका करना है और कुरान के एक छत्र नीचे सबको लाना है। इसका ये उनका उद्देश्य है। मैं समझता हूँ सब मत और मजहब के लोगों का ये उद्देश्य होता है, लेकिन हम आर्य समाज के लोगों का उद्देश्य है इस पूरे विश्व को प्रणवंतो विश्वमार्यम अर्थात श्रेष्ठ बनाना, नेक इंसान बनाना। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या अच्छी है? निश्चित रूप से मैं नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कदमों के साथ हूं और मैं जहां तक समझता हूं नरेंद्र मोदी जी
कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो एक दिव्य पुरुष हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की या जातिवाद की बहुत सारी जो बुराइयां हैं उनमें लिप्त नहीं है। उनसे उठ करके वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। 133 करोड़ देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, इस पे क्या कहना चाहेंगे? धारा 370 से लाभ मुसलमान भाइयों को ही हुआ है। वहाँ हिंदू तो रहते नहीं, 99% वहाँ मुसलमान हैं और सरकार ने वहाँ पर जो खरबों डॉलर अभी वहाँ पर भेजा है, तो वहाँ जो शिक्षा या नाना प्रकार के जो विकास हुए हैं, जो फैक्ट्रियाँ खुली हैं, जो रोजगार के अवसर वहाँ पर मुहैया कराए गए हैं, वो किसी भी क्षेत्र में चाहे वो प्रगति हुई है, विकास हुआ है, उसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को मिलेगा या उसका जो प्रतिफल मिलेगा वो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिलेगा। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है, तो फिर इसमें बुराई की क्या बात है? धारा 370 के हटने से इसलिए लाभ हुआ है क्योंकि यहाँ के लोगों को पाकिस्तान से इस धारा ने अटैच करके रखा था कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर कश्मीर की बेटी से विवाह कर ले तो उसको पाकिस्तान और कश्मीर दोनों की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अगर भारत का कोई व्यक्ति या भारत के किसी व्यक्ति से कश्मीर की कोई बेटी विवाह कर ले तो वहाँ की उसकी नागरिकता छिन जाती थी। भारत का कोई मुसलमान, यहाँ तक कि मैं अपने आजम खां की बात करूँ या तमाम जो लोग आज जेल में हैं उनकी भी बात करूँ, वो मुसलमान है। या फिर उनकी बात करूं जो ओवैसी जी हैं, ओवैसी जी का बूता नहीं था कि वो जाकर के कश्मीर में प्लाट खरीद पाते और वहां पर किसी बेटी से विवाह करके वहां की नागरिकता ले पाते, लेकिन पाकिस्तान के लोग ले सकते थे। इस धारा के हटने से अब ओवैसी भी या भारत का कोई भी मुसलमान वहां की बेटी से विवाह करके भारत का भी नागरिक रहेगा और वो वहां आराम से प्लाट भी ले सकता है। भारत की आईपीसी में संशोधन होना चाहिए। भारत की आईपीसी में संशोधन अपरिहार्य है, समय समय पर संशोधन हुए भी हैं और होना भी चाहिए क्योंकि हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो पुलिस है, अभी भी वो बहुत कुछ अंग्रेज है और इस देश में, इस देश के संस्कृति को और सभ्यता को समझने की आवश्यकता है। आज भी लोगों को पुलिस से भय लगता है। पुलिस अभी आपने एक कांड सुना होगा कि कानपुर के एक व्यक्ति को पुलिस ने पीट करके रात में मार डाला। मैं समझता हूं कि इससे जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों की अपनी निजी जिंदगी होती है, कोई शराब पी सकता है, लेकिन इस तरह से रात में किसी को डिस्टर्ब करना वो अपराधी नहीं था। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बदलने की आवश्यकता है। योगी जी की सरकार से संतुष्ट है? मैं योगी जी की सरकार से थोड़ा सा संतुष्ट भी हूँ और थोड़ा सा संतुष्ट नहीं भी हूँ। और संतुष्ट इसलिए हूँ कि उन्होंने जो एक भय का वातावरण था पूर्व की सरकारों में, वो वातावरण खत्म हुआ है। आज हमारी जो बहन बेटियां हैं सोने का हार पहन करके रात को 12 बजे भी कहीं जा सकती हैं। आज किसान अपने इंजन और अपना साजो सामान खेत खलिहान का वो खेत में रख करके घर पे आराम से सो सकता है। ये काम तो अच्छा हुआ है, लेकिन अभी सड़कों की व्यवस्था चरमराई है, रोजगार के अवसर उतने नहीं मिले जितने कि मिलना चाहिए था और भी विकास के काम बहुत सारे पीछे रह गए। लड़कियों के साथ हो रहे बलात्कार पर पुलिस जिम्मेदार है कि हम लोग जिम्मेदार हैं? दोनों ही जिम्मेदार हैं। पुलिस का एक रवैया जो है वो निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। वहाँ अगर कोई जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो थाने में अगर जाता है, पहली बात तो उसको घबराहट होती है क्योंकि थाना अपने आप में एक भय का वातावरण बना दिया गया है। इतनी घबराहट लोगों को होती है कि वहाँ सज्जन लोग जाना नहीं चाहते। अगर कोई कैसे भी करके वहाँ पहुँच जाए तो पुलिस वाले उससे तरह तरह के गंदे सवाल भी करते हैं, कैसे इज्जत लूटी थी, क्या हुआ था, तू वहाँ पर गई क्यों थी, तो इतने सवाल उससे दागते हैं कि वो रोने लग जाती है और आत्महत्या के लिए भी मजबूर हो जाती है। तो पुलिस का रवैया बहुत माँ की तरह होना चाहिए, एक पिता की तरह होना चाहिए। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा और कुछ समाज के लोगों का भी इसमें हाथ है कि वो ऐसे अपराधी को पकड़ करके खुद ही दंड क्यों नहीं कर देते। खुद ही अगर वो दंड दे दें और पत्थर मार मार करके ऐसे व्यक्ति को मार भी दें तो ये अपराध जरूर होगा, लेकिन इस अपराध के चलते निश्चित रूप से बलात्कारी खत्म होंगे और बलात्कारियों की बलात्कारी सोच खत्म होगी। अंत में दुनिया को क्या शांति का संदेश देना चाहते हैं? मैं दुनिया को शांति का संदेश देना चाहता हूं कि प्यार संसार का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए यदि प्यार आप सबके प्रति रखेंगे, सारे पशु, सारे पक्षी, ये सारी प्रकृति प्यार चाहती है और प्यार बांटती है। इसलिए हम अपने दिल में किसी के लिए नफरत ना रखें। सबके अंदर अच्छाइयाँ हैं, सबके अंदर बुराइयाँ हैं। मेरे भी अंदर बुराई है, तेरे भी अंदर बुराई है, लेकिन मेरे अंदर भी अच्छाई है, तेरे अंदर भी अच्छाई है। हम अपने दोष ढूंढ लें, दूसरे की थोड़ी अच्छाइयाँ ढूंढ लें और गलती मुझसे ही हुई थी ऐसा भाव बना करके चलें तो निश्चित रूप से हम कभी आपस में लड़ नहीं पाएंगे और ये पूरी दुनिया एक गांव बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी।